हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव मेरे इस YouTube चैनल ट्यूटोरियल मन से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज डेट है 13 मई 2022। तो हम लोग इसमें देखेंगे लेट्स नो सीरीज की 16th वीडियो को, ठीक ना। उसमें क्या है, ब्रेक द साइलेंस, स्टॉप द वायलेंस। कहीं न कहीं ये सेंस जा रहा है कि कोई शांत है और किसी के शांत होने की वजह से वायलेंस हो रहा है। अगर साइलेंस तोड़ेगा तो स्टॉप क्या मतलब वायलेंस रुक जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। व्हाट वी डिस्कस, हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, न्यूज में क्यों है, रिमार्क क्या है, जजमेंट हाई दिल्ली के कोर्ट का अबाउट मैरिटल रेप एक्सेप्शन 2 है इसमें, इसके बारे में जानेंगे। डाटा एनालिसिस करेंगे। NFHS 5th रिपोर्ट आई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5th रिपोर्ट आई उसको देखेंगे। आर्गुमेंट फॉर क्रिमिनलाइजिंग, जो ये है ना मैरिटल रेप, उसको क्रिमिनलाइजिंग करने की बात कही जा रही है कि किस वे में क्रिमिनलाइज किया जाएगा उसे। आर्गुमेंट अगेंस्ट क्रिमिनलाइज, तो उसके अगेंस्ट क्या है, उसको क्रिमिनलाइजेशन नहीं किया जाए, ये इसका मतलब क्या है, वे फॉरवर्ड इसमें क्या नए स्टेप लिए जा सकते हैं। अब हम लोग देखें कि जो मैरिटल है, मैरिटल रेप, वो क्या है, हिंदी में उसे हम लोग वैवाहिक दुष्कर्म बोलेंगे। वैवाहिक दुष्कर्म, ठीक, जो विमेंस के हस्बैंड के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। उनको एब्यूज करना, थप्पड़ मारना, इन सब चीजों को, जो स्लैपिंग, ये लोग जो होता है, ये सब मैरिटल रेप में आएगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। लेकिन जो मैरिटल रेप होता है ना, विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन या वाइफ, जो भी इंटरकोर्स होता है, ठीक ना, जो भी सेक्स होता है विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ, वो क्या हो जाएगा, मैरिटल रेप हो जाएगा। तो हम लोग अब रेप का डिफिनेशन समझते हैं कि रेप की डिफिनेशन क्या है। रेप की डिफिनेशन ये है ना कि किसी लड़की का या किसी वुमेन का रेप किया जाना, मतलब बाई विदाउट कंसेंट, बाई स्ट्रेंजर, ठीक, उसमें बाई स्ट्रेंजर लिखा है, ठीक। बाई स्ट्रेंजर मतलब पति से हटकर, जिसका लीगल वो नहीं है। वैवाहिक को जो शादी हो जाता है ना, उसको गवर्नमेंट क्या बोल देती है, वैवाहिक, और उसको लेजिटिमाइज कर देती है। तो इन सब चीजों को बोला जा रहा है कि अगर लेजिटिमाइज वे में अगर कोई सेक्स कर रहा है विदाउट कंसेंट ऑफ हर वाइफ, तो क्या होगा, मैरिटल रेप माना जाएगा। इसकी मांग की जा रही है कि इसको किया जाए। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आईपीसी का सेक्शन 375, उसमें क्या है कि रेप को बताया गया है कि रेप की डिफिनीशन क्या है, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाई न्यूज को पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों आया ये वाई न्यूज, ठीक है। देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। 2015 में एक पिटीशन फिल किया गया था एनजीओ द्वारा। कुछ एनजीओ और कुछ इंडिविजुअल लोग पिटीशन फिल किए थे, किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कि जो रेप होता है, जो महिलाओं के साथ, विमेन्स के साथ उनके हस्बैंड के द्वारा जो भी विदाउट कंसेंट, मतलब उनके बिना मर्जी के जो भी इंटरकोर्स होता है, जो भी सेक्स होता है, वो क्या किया जाए, उसको रेप माना जाए। तो उनका अगर कोई पिटीशन कर रहा है, पिटीशन फिल कर रहा है, तो उसका बेसिस होता है। तो उनका क्या बेसिस क्या था कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो मतलब यहाँ पर ये आर्टिकल 14 को बोला गया कि इसमें वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं, आर्टिकल 19 में है उसे। और आर्टिकल 21 में क्या होगा, राइट टू लाइफ, यानी डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आपको आर्टिकल 21 में बोला गया है कि गवर्नमेंट
फंडामेंटल राइट्स है आपके कि आप डिग्निफाइड लाइफ जिएंगे, ठीक। और जो ये 376 लिखा हुआ है यहाँ पर 375 आईपीसी का है। तो एनजीओ एंड इंडिविजुअल पीपल फिल्ड पिटीशन इन विच दे सेड दैट मैरिटल रेप इज द एक्सेप्शन ऑफ 375 ऑफ आईपीसी। आईपीसी का जो 375 है ना, उसमें मैरिटल रेप को एक्सेप्शन के रूप में बोला गया है, क्योंकि जो 375 है वो बोलता है कि वायलेंस, अगर डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है ना महिलाओं के साथ, सेक्सुअली हो या एब्यूजिव हो या फिर फिजिकली हो, जैसे भी मतलब उनके साथ अगर वायलेंस हो रहा है तो उनको पनिश किया जाएगा, ठीक। लेकिन जो 375 का आईपीसी है ना, वो मैरिटल रेप, इस रेप को तो जो नॉर्मल रेप होता है बाय स्ट्रेंजर किसी के द्वारा, तो उसको तो 375 आईपीसी के अंतर्गत बोला गया है। लेकिन जो मैरिटल रेप है ना, उसको बाहर कर दिया गया है। उसको बाहर इसलिए कर दिया गया है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ जाता है, जो इसकी सेक्सुअली एब्यूजिव जो भी हैरेसमेंट, ये सब क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आ जाता है। लेकिन इसको तुल पकड़ लिया है कि इसे क्या कर दिया जाए, एक रेप बोल दिया जाए विदाउट कंसेंट, कि अगर तौर पर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है विदाउट हर कंसेंट, तो उसको रेप माना जाए। तो जो दिल्ली हाईकोर्ट थी, वो दिल्ली हाईकोर्ट में दो जज, दोनों ने अपना जजमेंट क्या दिया, डिफरेंट दिया है। एक लोग ने बोला कि इसे क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, और दूसरे लोगों ने बोला, जस्टिस सी हरिशंकर ने बोला कि नहीं, इसे क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला कि इफ द वाइफ रिफ्यूजेस एंड द हस्बैंड नॉनलेस हैज सेक्स विथ हर, तो मतलब अगर कोई वाइफ किसी की उसे रिफ्यूज करती है सेक्स करने के लिए, तो क्या होगा, हाउएवर वंस मे डिसअप्रूव द एक्ट इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्ट ऑफ रेविसिंग बाय स्ट्रेंजर। अगर ठीक है, अगर उस किसी की वाइफ उसके हस्बैंड को मना करे कि नहीं मैं नहीं सेक्स करना चाहती हूँ, अगर उसका हस्बैंड फोर्सली अगर सेक्स करता भी है, तो वो उस तौर पर उस वे में नहीं माना जाएगा जैसे कि स्ट्रेंजर करता है कोई, जैसे कि निर्भया केस हो गया, या फिर हैदराबाद में जैसे हुआ था केस, एक फीमेल डॉक्टर के साथ, एक डॉक्टर थी, हाँ, उनके साथ हुआ था। तो वैसा स्ट्रेंजर वाला सेक्स रेप नहीं माना जाएगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और जो ये पिटीशन फिल किया गया था, बताया मैं कि 375 के बेसिस पर, आर्टिकल 14 के बेसिस पर, आर्टिकल 15 के बेसिस पर, आर्टिकल 19 के बेसिस पर और आर्टिकल 21 के बेसिस पर, अगर किसी चीज का वैलिड होता है ना, तब जाके आप पिटीशन यानी PIL फिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोगों को फटकार लगाई कि ताजमहल, बोल रहे थे लोग कि ताजमहल क्या है, एक हिंदुओं का पैलेस है, हिंदू की टेम्पल है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि जाओ पहले पढ़ो, यूनिवर्सिटी जाओ पढ़ो, तब जाके रिसर्च करके आओ, तब बताओ कि क्या है ये, ठीक है। तो एक बेसिस होना चाहिए किसी भी चीज को PIL करने के लिए, एक बेसिस होना चाहिए। तो बेसिस है, इसमें दिख भी रहा है कि वायलेट हो रहा है आर्टिकल 14 में है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर कोई महिलाओं, कोई वाइफ है किसी की, तो कंप्लेन नहीं कर सकती, किस बेसिस पर करेगी, जब उससे अगर विदाउट हर कंसेंट अगर सेक्स हो रहा है तो किस बेसिस पर करेगी, कोई लॉ है ही नहीं उसके लिए, ठीक। अगर कोई स्ट्रेंजर अगर सेक्स करे तो उसके लिए है, उसके लिए प्रोविजन दिया गया है 375 में, ठीक। तो और आर्टिकल 19 है, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये भी छीन जा रहा है उसके थ्रू। अगर वो से टू नो वाला सिस्टम, जैसे नो मीन्स नो वाला सिस्टम भी नहीं हो पा रहा है उसके सामने। और आर्टिकल 21 ये है कि उसमें उसको राइट टू लाइफ है, तो उसमें क्या होगा कि उसे उसकी लाइफ है, उसको डिग्निफाइड, मतलब ना बोले हाँ बोले अगर उसका मन हो, तो ये सब चीजें एक बेसिस है PIL फिल करने के लिए, ठीक। अब हम लोग मैरिटल रेप के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इट इज एन एक्ट इन विच ऑफ द स्पाउस इंडल्ज इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर। जो उसकी वाइफ होती है, उसके विदाउट कंसेंट अगर वो सेक्स करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, इंटरकोर्स होता है, तो उसे मैरिटल रेप बोला जाएगा, ठीक है। और इंडिया जो है ना, भारत है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसको क्या होता है उसमें कि जो महिलाएं होती हैं आफ्टर पोस्ट मैरिज, मतलब शादी के बाद,
उनको एक लाइसेंस या प्रॉपर्टी के तौर पर देखा जाता है। और जो शादी होता है ना, मैरिज, उसे एक लाइसेंस के रूप में देख लिया जाता है कि आपको इंटरकोर्स करने का एक लाइसेंस मिल गया है, वो बोला जा रहा है इसे। मोर देन 100 कंट्रीज क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप, और विश्व में जो 100 कंट्रीज हैं और भी, तो उन्होंने मतलब अब तक 100 लोगों ने 100 नहीं, अप्रॉक्स 104 लोगों ने लोग की कंट्रीज क्या कर दिए हैं, क्रिमिनलाइज कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैजंट क्रिमिनलाइज्ड, और इंडिया ने अभी तक, दुर्भाग्य है इंडिया का कि अभी तक नहीं किया है, बोला। ये जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन है वो 375 का एक्सेप्शन 2 है। इसमें क्या है, 375 IPC वो बोला जा रहा है कि अगर कोई मैन, ठीक, अगर उसकी वाइफ 15 साल या 15 से 18 से ऊपर है, अगर उसके साथ रेप कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है विदाउट हर कंसेंट, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। लिखा है कि एग्जेम्प्ट फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन, यहाँ पर लिख भी दिया है कि फोर्सफुल, अगर फोर्सफुल के तौर पर, मतलब फोर्सफुली बलपूर्वक तौर पर भी, जबरदस्ती अगर उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा है, तब भी उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है। और क्या है, अगेंस्ट बेसिस राइट्स ऑफ ह्यूमन, वीमेन की जो बेसिक राइट्स हैं उसके अगेंस्ट है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी बताया आर्टिकल 14 है, ठीक। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 है आर्टिकल, पर्सनल ऑफ लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ ये आर्टिकल 21 है, ठीक। डाटा एनालिसिस जो हुआ है उसमें निकल करके आया कि डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया 70% महिलाओं के साथ क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस में उसके साथ हैरेसमेंट होता है। हस्बैंड उसका स्लैप कर देगा, उसे थप्पड़ मार देगा, गुस्सा होगा तो उसके साथ बदतमीजी करेगा, उसको गाली देगा, एब्यूज करेगा, तो वो सब चीजें क्या हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ये तीनों बेसिस पर अगर वो कोई प्रताड़ित कर रहा है कोई हस्बैंड अपने वाइफ को, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। और महिलाएं जो वीमेन्स होती है ना, वो कुछ बोलती नहीं है। अगर महिलाएं जब कोई मैन गुस्सा होता है तो वो अपने वीमेन पर हाथ उठाता है, अपने वाइफ पर हाथ उठाता है, लेकिन जब कोई वीमेन गुस्सा होती है ना तो वो खुद को जलाती है, खुद को मारती है, जैसे कि वो आत्महत्या करने का ख्वाब आ जाएगा उसके अंदर, वो सोचने लगे कि आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, या फिर आग से जलाने के लिए सोचने लग जाती है। तो महिलाओं और वीमेन मेल्स में एक डिफरेंट है, कॉमन चीज नहीं है इसमें। अगर कोई मैन है ना, वो गुस्सा होता है तो आराम से गुस्से में किस पर गुस्सा उतारेगा, अपने वाइफ पर जो अपने से कमजोर हो। लेकिन जब कोई फीमेल होती है, जब कोई वाइफ होती है, वो जब गुस्सा होती है तो वो आत्महत्या या फिर अब खुद को आग लगाने के मतलब वो सोचने लग जाती है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि 16 मिनट में रेप होता है, ठीक। और वीमेन फेस क्रूअल्टी 4 मिनट, मतलब 4 मिनट के अंदर में एक महिला क्या करती है, क्रूअल्टी मतलब बदतमीजी, और उसके साथ बहुत ही ज्यादा कठोर रवैया के तौर पर लोग पेश आते हैं 4 मिनट में, और 16 मिनट में रेप होता है। UN पॉपुलेशन फंड बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द वीमेन, जो 2/3 वो 1549 के 49 के बीच में क्या बोले जाते हैं, उनको पीटा जाता है, रेप्ट किया जाता है, और उनको जबरदस्ती बोला जाता है कि तुम सेक्स करो, ठीक है। तो 2/3 मतलब कि 3 में से 2 महिलाओं के साथ ऐसा होता है, बस 1% एक ऐसी वीमेन बच जाती है जिनके साथ ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप लोग गांव में आप लोग अपने पड़ोसियों में खुद देखते होंगे कि जब वीमेन खुद कैसे उसके हस्बैंड मारते हैं, आप और हम कोई बोलता भी नहीं है, क्योंकि उनका पारिवारिक इश्यू है, उनका पर्सनल है, और पर्सनल के बेसिस पर क्या होता है, महिलाओं बेचारों को सहना पड़ जाता है। अगर कोई भी आदमी, अगर कोई भी पड़ोसी थोड़ा सा अगर आगे बढ़ चढ़कर आए तो ये सब चीजें भी थोड़ा मोड़ा मुझको लगता है कि कम हो सकती हैं। ये एक रीजन ये भी है कि वो लोग जब जैसे ही अपने हस्बैंड को जैसे ही अपने वाइफ को मारते हैं या पीटते हैं, तो कोई पास के पड़ोस के लोग भी अगर जाकर उसके हस्बैंड को मारने लग जाए ना, तब बात कुछ बन जाती है।
बन जाएगी अगर ऐसा हो, या फिर पुलिस कंप्लेन कर दे, मारे मत, सॉरी मारना तो बहुत गलत हो जाएगा, पुलिस कंप्लेन कर देना तब भी दिक्कत, वो कुछ न कुछ मामला रफा दफा हो जाएगा। रफा दफा इन सेंस की विमेन तो कर नहीं सकती, वो करना ही नहीं चाहिए। गांव की महिलाएं शहर में तो कर देती हैं, शहर में तो तुरंत कंप्लेंट कर देंगी, पुलिस को FIR कर देंगे, लेकिन गांव में नहीं होता है। गांव में बेचारी सह लेती हैं वो लोग। तो अगर उनके भाई या फिर उनके पास वाले अगर कंप्लेन कर दे तब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, 5th रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि 1 in 3 वुमेन, 3 में से 1 वुमेन को क्या 18 से 49 की एज में उनके हस्बैंड क्या करते हैं, उनको एब्यूज और सेक्सुअली क्या करते हैं, स्पाउल एब्यूज और सेक्सुअली क्या करते हैं, वो लोग फेस करती हैं, गाली और सेक्सुअली मतलब जबरदस्ती तौर पर विदाउट कंसेंट। ठीक, और 32% ऑफ वुमेन हैव सफर्ड स्पाउस एब्यूज, सेक्सुअल एंड इमोशनल वायलेंस। 32% मतलब यहाँ पर यही अप्रॉक्स 33 आ जा रहा है, वही बोला जा रहा है कि वो सेक्सुअली और इमोशनली वायलेंस झेलती हैं। 25% ऑफ वुमेन स्लेप्ड बाय हस्बैंड, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं है, लेकिन देखो 25% वुमेन क्या हो रही हैं, स्लेप्ड मतलब उनके हस्बैंड उनको थप्पड़ मार देते हैं विदाउट, मतलब वैसे नॉर्मल, बिना किसी गलती के, बिना कुछ, वैसे ही थप्पड़ मार देते हैं लोग। ठीक है, और 34% ऑफ वुमेन इन रूरल, जो गांव में गांव का जो रेशियो है शहर से अर्बन से ज्यादा है, ये देखो 7% ज्यादा है जो गांव में सहती हैं, 27% रूरल अर्बन में है, शहर में है। टॉप 3 स्पाउसल वायलेंस स्टेट, कर्नाटका में 48% है, मणिपुर में 40-41%, तमिलनाडु में 40%, NFHS 4 नियरली 30% ऑफ वुमेन फेस्ड वायलेंस। ठीक है, तो जो NFHS का जो रिपोर्ट आई है 2020-21 वाला, उसमें ये सब बातें कही गई हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना विमेन को, वाइफ को कितना ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं महिलाओं को। ये रिपोर्ट मतलब ये आप इंडिविजुअल तौर पर नहीं बोल सकते ना, जैसे कि आपके पड़ोस में कोई मार रहा है, पीट रहा है अपने वाइफ को, तो उसके बेसिस पर नहीं बोल रहे हैं। ये एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के बेसिस पर ही बोला जा रहा है कि 33% के क्रॉस, अगर भारत की पूरी जनसंख्या है उसमें 33% जो महिलाएं हैं, 50% मतलब 100% में 100% महिलाएं हैं, तो 100% में 33% महिलाएं जो क्या करती है, वायलेंस फेस करती हैं। ठीक है, आर्गुमेंट फॉर क्रिमिनलाइजिंग, अगर ये सब चीजें हैं, उनके साथ वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, अगर ये सब वो प्रताड़ित हो रही हैं, झेल रही हैं, तो उसका बेसिस है कि किस बेसिस पर उनको जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, मैरिज शुड नॉट बी व्यूड एज अ लाइसेंस फॉर हस्बैंड टू फोर्सली सेक्स विथ हर वाइफ। एक जो बोला जा रहा है कि जो उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए कि जो हस्बैंड है और शादी जो होती है वो कोई एक लाइसेंस नहीं होती है कि आप उसके साथ विदाउट हर कंसेंट सेक्स करें। अगर किसी अननोन के साथ, जैसे निर्भया हो गया, चाहे हैदराबाद में जैसे हुआ था, वो शादी नहीं हुई थी, ठीक, उनके साथ, और विदाउट हर कंसेंट हुआ तो वो रेप हुआ। लेकिन अगर शादी के बाद अगर कोई विदाउट हर कंसेंट कर रहा है तो उसको रेप क्यों नहीं माना जा रहा है? ये बात है कि उसको रेप माना जाए, ये ठीक। आर्टिकल 14 इंडियन वुमेन डिजर्व टू बी ट्रीटेड इक्वली। आर्टिकल 14 के तहत ये बोल रहे हैं लोग कि जो महिलाओं को इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये भी आएगा। जैसे कि उनके साथ जबरदस्ती सेक्स हो रहा है, ठीक, तो वो कंप्लेन कर सकती हैं, ठीक है, कंप्लेन करें, और ऑन द बेसिस ऑफ किस पर? रेप के बेसिस पर। तो यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है। जैसे कि अगर कोई महिला है, उसकी शादी नहीं हुई है और उसके साथ अगर कोई विदाउट कंसेंट सेक्स कर रहा है, रेप कर रहा है, तो उसको रेप बोला जा रहा है। और अगर कोई महिला जिसकी शादी हो गई है और उसका हस्बैंड उसके विदाउट कंसेंट अगर कोई इंटरकोर्स कर रहा है तो उसको नहीं रेप नहीं बोला जा रहा है। तो इसलिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो गया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के बेसिस पर कैसे बोल सकते हैं हम लोग? जैसे कि सबको प्रोटेक्शन दिया गया है, एक सबको इक्वल
तौर पर देखा जाना चाहिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। ठीक, बॉडीली इंटीग्रेटेड इंट्रिंसिक टू आर्टिकल 21 लाइफ टू लाइफ है, जैसे राइट टू लाइफ, ये हो जाएगा आर्टिकल 21 में। डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हो जाएगा कि उसको उसके पास राइट्स हो, महिलाओं के पास, वाइफ के पास राइट हो कि नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। ठीक है, ये वाला। रेप नॉट ग्राउंड फॉर रेप, नॉट ग्राउंड फॉर मैरिज होगा। ठीक है, तो रेप जो एक मैरिज के बाद रेप होता है, उसको एक बेसिस नहीं मानना चाहिए कि मैरिज हो गया है तो रेप नहीं माना जाएगा। ठीक, रेप इज रेप, रेप इज रेप ये बोला जा रहा है कि रेप इज रेप इसलिए है कि चाहे वो स्ट्रेंजर्स के द्वारा हो और बाय हर हस्बैंड, चाहे उसके हस्बैंड के द्वारा हो चाहे भाई किसी स्ट्रेंजर के द्वारा, अजनबी के द्वारा हो, रेप रेप होता है। और रेप की डिफिनेशन ही यही है कि विदाउट हर कंसेंट, अगर किसी के साथ पॉसिबली अगर कोई इंटरकोर्स कर रहा है तो उसको हम रेप बोल सकते हैं। तो ये इतना ये सब आर्गुमेंट है कि इसको क्या करना चाहिए, इस बेसिस पर इसे क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, कुछ आर्गुमेंट ऐसे भी हैं कि उसे क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक, डिस्टेबलाइज मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, ये बोला जा रहा है इसमें कि ये क्या हो जाएगा अगर इसे क्रिमिनलाइज कर दिया जा रहा है कि जो मैरिज जो शादी का जो विवाह वाला एक जो इतनी एक संस्कार वाला जो संस्था है ना, उसको क्या किया जाएगा, उस पर वो हो जाएगा कलंक टाइप बोला जाएगा, इसमें कलंक टाइप लगने की बात हो रही है। और ये हो रहा है मैरिज इज अ सेक्रेमेंट, मैरिज क्या एक संस्कार है, एक गुण है। ठीक, मिसयूज ऑफ लॉ, सेक्शन 498 हैरेसमेंट कास्ट टू मैरिज बाय हर हस्बैंड एंड इन लॉ, इसमें क्या जो सेक्शन 498 है ना, उसमें 498A है। और उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी महिला के साथ हरेसमेंट हो रहा है उसके हस्बैंड के साथ या उसके फैमिली के द्वारा, मेल फैमिली के द्वारा, तो उसको क्या होगा, उसका मिसयूज भी हो सकता है। ये भी एक तर्क है। अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिमिनलाइजिंग, एक ये भी तर्क है कि अवेयरनेस फैलाया जाए, उससे ज्यादा अवेयरनेस से बढ़िया कुछ नहीं है क्रिमिनलाइज। ठीक, डाइवर्सिटी इन द कल्चर ऑफ द स्टेट, और डाइवर्सिटी है, हर स्टेट का अपना एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक इकोनॉमिकल या फिर एक स्ट्रक्चरल डेमोग्राफिक प्रोफाइल हर स्टेट की अलग अलग है। ठीक, जैसे हिमाचल की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, उधर नॉर्थ ईस्ट की अलग है, तो उसको भी बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ा दिक्कत की बात हो रही है इसमें। लॉ कमीशन हैज नॉट रिकमेंडेड, लॉ कमीशन भी जो भारत की अभी आप लोग सुने ही होंगे, एस शंकर ने बोला है कि हाँ मतलब उसको ये लोग भी इस पर तर्क सही नहीं कर रहे हैं, और कहीं न कहीं वो लोग सोच रहे हैं ना कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या स्प्लिट डिसीजन दिया है दोनों लोगों ने। नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, ये लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि इसमें आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि वो जो वीमेन है वो इसमें ये आर्टिकल 21 में आप लोगों को बताया था कि राइट टू लाइफ है, तो उसका लाइफ का एक पार्ट है, इंटरकोर्स करना एक पार्ट है, तो इसलिए इस बेसिस पर इसे माना जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यू, वाइफ कैन नॉट बी ऑलवेज ट्रस्टेड, और जो वाइफ है वो हमेशा सही तो नहीं हो सकती, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है, हस्बैंड को फंसाने के चक्कर में ये भी हो सकता है। नो लास्टिंग एविडेंसेस इन केस ऑफ सेक्सुअल एक्ट, और यहाँ पर ये तो ठीक है लेकिन कोई एक एविडेंस भी होना चाहिए, एविडेंस की कमी पड़ेगी, ये भी एक तर्क है, और इसमें हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से और तर्क दिए हैं इसमें। सेक्शन 3 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था प्रोटेक्शन करने के लिए महिलाओं को, उसमें दिया गया इट इंक्लूड्स फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस। इसमें खुद दिया गया है जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में, उसमें दिया गया कि अगर फिजिकली, सेक्सुअली, वर्बली, इमोशनली वायलेंस अगर हो रहा है
तो उसको हम लोग उसको गवर्नमेंट क्या बोल देगी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत आ जाएगा। तो उससे क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है, उसको रेप के तौर पर उसके लिए एक अलग प्रोविजन करने की बात की जा रही है। फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेप बिकॉज सेक्सुअल मेंशन्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब यहाँ पर यही बोला गया जो भी बोला मैं ऊपर, कि अगर जबरदस्ती अगर कोई हस्बैंड कर रहा है उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा है सेक्सुअली, तो उसमें तो दिया गया है कि किसके अंदर आ जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत आई जा रहा है। जो सेक्सुअल वर्ड है वो तो इसमें मेंशन किया गया है। वे फॉरवर्ड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें सुधार क्या किया जा सकता है और क्या सुधार किया जा सकता है इसमें। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिटीज मेनली फॉर वीमेन के लिए, स्पेशली वीमेन के लिए एक कमिटी बनाई जाए, समिति बनाई जाए जो एक प्रॉपर वे में रिपोर्ट तैयार करे महिलाओं के वायलेंस के ऊपर। ठीक, स्प्रेड अवेयरनेस फैलाए, जगह जगह कैंपेनिंग हो ताकि लोग सेंसिटाइज हो जाएं। यहाँ पर ये सेंसिटाइज हो जाए पब्लिक किसके उसके अपने स्पाउस यानी अपने फीमेल पार्टनर के प्रति कि उसका कंसेंट है या नहीं है, उन सब चीजों को। टू मेक स्टूडेंट प्रोविजन इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है सेक्सुअल वर्ड दिया गया। ठीक, तो उसको थोड़ा और मजबूत बनाया जाए, उसको और कठोर कर दिया जाए। और जो शादी होती है ना, मैरिज, दिक्कत कहाँ से आती है, यहाँ से मैरिज से पहले प्री काउंसलिंग हो जाए, प्री काउंसलिंग मैरिज हो। उसमें क्या हो, जो लड़के और लड़की एक दूसरे को समझे जाने, 4 महीने 5 महीने पहले से एक दूसरे को जाने समझे मिले, ताकि समझे एक दूसरे को, तब जाकर शादी हो, तब ठीक रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि फैमिली इंटरफेरेंस ज्यादा ही होता है। और यहाँ पर इंडियन कल्चर में शादी क्या होती है, एक फैमिली के द्वारा, मतलब एक रिलेशन बनता है। अगर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का तौर होता, इंडिविजुअल मतलब लड़की एक दूसरे को समझकर, यहाँ पर फैमिली को समझकर शादी कर दी जाती है। लेकिन अगर लड़की को और लड़का लड़की को समझकर शादी हो तो और भी थोड़ा इसमें कम हो जाएगा वायलेंस में। ठीक, ये हो जाती है। और फिर बिना सोचे समझे अगर शादी हो रही है, अगर लड़की लड़के को नहीं जान रही, लड़का लड़की को नहीं जान रहा है, ठीक है, तो शादी एक वो उन लोगों के नजरिए में ये सेट हो जाता है ना, फैंटेसी हो जाती है कि शादी हो जाएगी लाइसेंस के तौर पर और फिर हमें फिजिकली होना है। तो ये भी दिक्कत आ रही है कि शादी के तुरंत बाद मतलब इंटरकोर्स होना, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। और जैसे जो शादी से पहले कुछ लड़के या कुछ लड़कियां दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होती हैं, ठीक है, तो अचानक किसी हस्बैंड के साथ अचानक फिर शादी हो जाती है, शादी होने के बाद फिर दूसरे के साथ इंटरकोर्स होना, ये भी मतलब कहीं न कहीं एक ट्रॉमा के रूप में देखा जाता है, जिसके वजह से लड़कियां भी थोड़ा झिझकती हैं। तो जिसकी वजह से मेल के जो ईगो पार्ट पर हमला टाइप बोल सकते हैं कि मेल को ईगो हर्ट होता है इनका, मेल का। तो जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते रहते हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये सब चीजें इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा है। और जो डाटा जितना भी आया है उसमें आप लोग देखे ही होंगे कि कितनी दिक्कतें हैं, है ना। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं जुड़ने के लिए मुझसे। और ये फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग, इस पर भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।